तो चाइनीज ने पहली बार माफी मांगी है, भी ये हमारे से मिस्टेक हो गया। जबकि आप चाइनीज की तरफ से आप कभी भी माफी आप सोच भी नहीं सकते। दैट मीन्स कि थोड़ा सा सॉफ्टनिंग एक स्टैंड है, ताकि वर्ल्ड में जो लोग एंटी चाइना एक एक माहौल बना हुआ है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। चाइनीज का जो इकोनॉमी है उसका बेस था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका बेस था कार इंडस्ट्री, उसका बेस था रियल एस्टेट, सब कुछ तो खत्म कर दिया। दो को हमने खत्म कर दिया मोदी जी ने, और रियल एस्टेट इन्होंने अपना। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से बात हो रही है। चाइना की अर्थव्यवस्था को एक गहरा झटका लगा है। चाइना ने अपने आस पड़ोस में जितने भी पड़ोसी थे ज़्यादातर बना लिए दुश्मन, और दुनिया में भी चाइना को एक तरीके से घेरा जाना शुरू किया, जिसके बाद से चाइना अब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। भारत के साथ भी अब थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है। गलवान वैली को लेकर भी इनके कुछ कमेंट आए हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं मिलता हूं। भयंकर फायदा होता देखा है। सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आई है, सेमीकंडक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, और ताइवान जो कि सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का मतलब मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में जितने सेमीकंडक्टर्स पूरी वर्ल्ड सेमीकंडक्टर से चल रही है, ये इसमें इसका 90% ताइवान से आता है, और ताइवान अब इंडिया से चाहता है कि इंडिया में काम शुरू हो। चाइना को छोड़ के और कहां ये राइवलरी हमें दिखेगी, साथ में इंडिया को कहां फायदा। रिपोर्ट आई है इकोनॉमिस्ट की तरफ से, जो इकोनॉमिस्ट ने एशिया के ऊपर एक रिपोर्ट डाली है 2023 की। उसके अंदर उन्होंने ये सारी बातों को कवर किया हुआ है, जिसमें इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज आती हैं। उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि चाइना अगर अपना एटीट्यूड सही रखेगा, एटीट्यूड मींस अगर वो अपने आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उसके साथ राइवलरी, जो उसने एक स्ट्रेंथ की पोजीशन बनाई हुई थी, ताइवान के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, अगर वो ये चीज नहीं करेगा तो उसकी इकोनॉमी 2023 में सबसे फास्टेस्ट राइज कर सकती है। बट उसके लिए इसे अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो चाइनीज ने पहली बार माफी मांगी है, भी ये हमारे से मिस्टेक हो गया। जबकि आप चाइनीज की तरफ से आप कभी भी माफी आप सोच भी नहीं सकते। दैट मीन्स कि थोड़ा सा सॉफ्टनिंग एक स्टैंड है, ताकि वर्ल्ड में जो लोग एंटी चाइना एक माहौल बना हुआ है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमी डाउन है, और उस इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए सबका साथ, जैसे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वो वाला चीज अब इनको भी समझ आनी शुरू हो गई है कि ये एक फॉर्मूला है आगे बढ़ने के लिए। तो चाइना और इंडिया जॉइंट वेंचर विद चिंडिया, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर हमारा पूरी दुनिया में, हार्डवेयर आप बनाते हो, लड़ाई की जरूरत ही नहीं है भाई, आप जॉइंटली काम करो ना। आप हार्डवेयर बनाते रहो, हम सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं, इसकी जॉइंटली काम करते हैं। एंड सो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एक एक करके शिफ्ट हो रही है इंडिया में। आप बिलीव करेंगे कि मुझे अभी पता लगा है इस एक्सपो में, जो गाड़ी वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स का था, कि 2014 से पहले इंडिया में जो मोबाइल फोन्स थे 99% इंपोर्ट होते थे। आज 2023 में 99% मोबाइल्स इंडिया में बनते हैं, और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मुझे इंडियन किसी मीडिया से पता नहीं लगा, ये मुझे चाइनीज वाला ने बताया मुझे, कि यार हमारा इतना बड़ा मार्केट था, आपके मोदी जी ने सब कुछ खत्म कर दिया हमारा। तो अगर आप चाइनीज का जो इकोनॉमी है उसका बेस था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका बेस था कार इंडस्ट्री, उसका बेस था रियल एस्टेट, सब कुछ तो खत्म कर दिया। दो को हमने खत्म कर दिया मोदी जी ने, और रियल एस्टेट इन्होंने अपना खत्म कर दिया। मेडिकल में जो आज की डेट में जो एपीआई आता है वो भी मोदी जी ने पीएलआई स्कीम बना दी है, जिसके अंदर सारे जो केमिकल्स हैं मेडिसिन के, वो इंडिया में 2024 तक बनने शुरू हो जाएंगे। वो भी हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर खत्म हो जाएगी। तो आप देखिए कि अगले 2 साल में इंडिया का जो आउटलुक है वो चाइना से मच बेटर है इन एवरी सेक्टर। इसलिए हमें हमारी जो स्टैंडिंग है आज की डेट में इतनी स्ट्रांग है, हमारी फुटिंग इतनी स्ट्रांग है, ये तो लड़खड़ा रहे हैं आज की डेट में, इनको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इंडिया के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे रिलेशंस पूरे वर्ल्ड में सबके साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं भाई, देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर। चाइना के साथ किसी का ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है, नोबडी ट्रस्ट देम। इसलिए इनके साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, कोई इनके साथ इंडस्ट्री जॉइंट वेंचर लगाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अगर आप बोलेंगे कि इंडिया और चाइना का कंपैरिजन और इनकी कौन सी सेक्टर्स हैं जो स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में इनका कोई भी सेक्टर स्ट्रांग नहीं है, सारे लड़खड़ा रहे हैं। रोहित भाई, इससे ज्यादा बुरी हालत क्या होगी कि बैंक्स के जो हाउसिंग लोन्स दिए हुए हैं
बैंक में, उसकी रीपेमेंट्स वापस नहीं आ रहे हैं। एनपीएस हो गए हैं मोर देन 5 ट्रिलियन आरएमबी। बैंक्स ने वो प्रॉपर्टीज टेक ओवर कर ली हैं। वो प्रॉपर्टीज 50% से भी कम प्राइस में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक बेच नहीं पा रहा है। और बैंक ने वो प्रॉपर्टीज आज रेंट पे देनी शुरू कर दी ताकि कुछ रेंट ही आ जाएगा। कैन यू बिलीव, एक बैंकर जिसका काम लोन देना और लोन की रिकवरी करना है, वो आज रेंट पे प्रॉपर्टी दे रहा है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही। इकोनॉमिस्ट के अंदर बताया गया है कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है कंट्री के अंदर वो इतनी ज्यादा है, मोदी जी की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है कि यहाँ पे रेजिम चेंज होना नामुमकिन है आज की डेट में। और 24 की जो प्रिडिक्शंस हैं मोदी जी के वापस आने की, तो एक कॉन्टिन्यूटी रहती है आपकी पॉलिसीज के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, बिजनेस आउटलुक में, तो उसका फायदा सबसे ज्यादा इंडिया को मिलेगा। और उन्होंने मेंशन किया दिस इज इंडियाज मूवमेंट। और उन्होंने 5-6 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। क्राइटेरियाज में था जैसे फॉरेन ट्रेड इंडिया का चाइना से बेटर है, हमारा बिजनेस आउटलुक चाइना से बेटर है, एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस चाइना से बेटर है। हम अगर लैग डाउन कर रहे हैं उनसे, चाइना से, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं जो कि अब मैचअप हो रहा है। 2024 के एंड तक हमारी सड़कें और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से बेटर होगा, ये भी एक अनुमान है और गवर्नमेंट का प्रयास भी है इसके ऊपर। और उसके बाद है आपका टैक्स रिजीम, वो हमारा इवन चाइना से टैक्स रिजीम बेटर है, मोर ट्रांसपेरेंट है। तो अगर हम कोई भी पैरामीटर्स लेते हैं, हाउ डू वी स्टैंड अगेंस्ट चाइना, तो चाइना के खिलाफ हमारा हर पैरामीटर में हम बेटर हैं आज की डेट में। और इसीलिए फॉरेन की जितनी कंपनीज हैं वो अब इंडिया की तरफ आने की सोच भी रहे हैं। फॉक्सकॉन इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ द होल ओशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और इसके अंदर जो रिपोर्ट है इकोनॉमिस्ट की, क्योंकि वो बहुत पैरामीटर्स को देखकर एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं। मैं खुद इस रिपोर्ट्स को यूज करता हूं अपने कॉर्पोरेट्स में। तो उसके अंदर क्या है कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंडिया पहले सिर्फ एक कंज्यूमर था, आज एक्सपोर्टर बन गया है। हम मोर देन $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स महीने की इंडिया से कर रहे हैं। और पूरा जो एनवायरनमेंट रहता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल के कवर्स बनाने वाले, मेरे पास अभी एक कंपनी कल परसों आके गई है इंडिया से, वो देख रहे हैं कि जो मोबाइल के कवर्स हैं, जो शीशा ऊपर का, वो इंडिया में बनता नहीं है, उसके केमिकल चाहिए उनको, वो जापान से आते हैं और चाइना। किस तरीके से बताया जा रहा है कि चीन के अब रवैये में कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपको पता है भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद भी कुछ क्लैशेस हुए बट उतने बड़े स्तर पर नहीं हुए। और फिर 1987-88 के बाद तो बिल्कुल भी भारत चीन के बीच ऐसा था कि एक भी गोली नहीं चली, इस तरीके का सीन था। फिर होता क्या है, फिर यहाँ पे भारत चीन के बीच अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि जो चिकन नेक एरिया बोला जाता है, डोकलाम, वहाँ पे फिर गलवान वैली में हुआ नाटक। गलवान वैली में हमारे यहाँ से ऐसा हुआ कि दोनों साइड से गोलियाँ तो नहीं चली बट लोगों की जानें चली गई। इस तरीके से पुराने तरीके के हथियार बनाए गए और बहुत मतलब आपको पता है कि गलवान वैली में कितने सारे लोग, हमारे 20 लोग शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने इसमें मजाक उड़ाया था भारत का कि ये हुआ वो हुआ, हालांकि चीन के भी हमने 50 से ऊपर लोग मारे थे, जिसको अमेरिकन रशियन एजेंसी तक क्लेम कर चुकी हैं कि ये लोग मारे गए। चीन वालों के कई ऐसे सबूत आ चुके हैं कि कितने सारे लोग मरे हैं, बट चीन अपने सैनिकों की, हालांकि उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे इतने मरे, इतना हुआ, ऐसा हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके मरे ना हो। ऑब्वियसली जब दोनों साइड से गोली ना चली हो, हथियार नॉर्मल वाले हथियार हों, तो डेफिनेटली मरे थे। बट अब चीन वाले जो इतने झूठे मक्कार लोग, उन्होंने मानने को तैयार नहीं किया। तो आप देख सकते हो अब चीन की जो अर्थव्यवस्था है कोविड के बाद और डिस्टर्ब हुई। कोविड के बाद चीन से बहुत सारी कंपनियां बाहर निकली, जिसका फ़ायदा वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, इनको हुआ। चीन को झटके पे झटके लगने शुरू हो गए। अमेरिका भी चाह रहा था कि इंडिया किसी तरीके से बहुत स्ट्रांग हो और चीन की जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है वो इंडिया को ट्रांसफ़र हो। और ये सब चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं, स्लो होती हैं। ऑब्वियसली इंडिया को मिला फ़ायदा, आपको भी पता है, एप्पल वगैरह बहुत बड़े बड़े प्लांट हमारे यहाँ पे आए और हमारे यहाँ पे अब सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब चीन को आप देखें तो कुछ समय से वो ऑस्ट्रेलिया में फिर वो अपनी पुरानी पकड़ दोहराने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के साथ फिर वो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब